तो मैंने कहा ठीक है। मैं एक्चुअली मेरा ये ड्रामा लिखने का मकसद भी ये था कि मैं घर बैठी हुई ख़वातीन को एक रे ऑफ होप तो ज़रूर दूँ कि अगर मैं एक पॉइंट पे आके कुछ ना कुछ बन गई तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनने का स्पार्क रखती हैं। तो मैंने भी कहा कि हाँ वाकई इस पे काम करना चाहिए। तो जब मैं लिखने बैठी तो ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें हमें ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ती हैं, जो मैंने की भी। कि मतलब जो इनिशियल पोर्शन है वो सारा इमेजिनरी था, ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे मतलब कोई कैरेक्टर्स, अनस रियल लाइफ मामू, में नहीं नो थे। नो नो ओके। अनास, मामू मानी, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी कहानी को ड्राइव करने के टूल्स होते हैं। ठीक है। मतलब इवन शादी भी मेरी तो अरेंज हुई थी। एग्जैक्टली अभी कोई हाँ, ये कुछ तो बोल रहा था ऑफिस में कि नहीं उनकी शादी अरेंज थी, ये वाला एस्पेक्ट मल्लिका का नहीं जाएगा वहाँ पे। बिल्कुल भी नहीं, और हमने तो शादी की रात एक दूसरे को देखा था। ओके। हाँ, तो मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें लार्जर देन लाइफ करनी होती हैं। तो फिर मेरे ज़हन में एक दो चीज़ें और भी थीं जो हमेशा मैं सोचा करती थी कि इन द एंड सब कुछ ठीक हो जाता था। और हर शादीशुदा ज़िंदगी में छोटे मोटे बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं और हर लड़की को लगता है कि मतलब शायद वो अनलकी है जो वो सफ़र कर रही है ना कुछ। तो फिर होता क्या था कि वो जब भी कोई हम जैसी लड़कियां और मेरे जैसी सारी, इवन हमारी कज़न्स भी और फ्रेंड्स भी, तो हमारे ज़माने की जो माएँ होती थीं वो बिल्कुल ये इनकी जो गीती अम्मी हैं उनकी तरह से होती थीं कि कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। और वाक़ई मैंने रियलाइज़ किया कि बाय द टाइम सब कुछ सही हो जाता है। हम लोग लड़कियां भी बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हैं। तो मुझे वो बारीक-बारीक चीज़ें भी थोड़ा-सा बच्चियों को देना मैं समझाना भी चाह रही थी कि इन द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। और ज़िंदगी का हर वो लम्हा जो आप अपने हस्बैंड के साथ गुज़ारते हो वो बहुत कीमती होता है और बहुत प्रेशियस होता है। इन मोमेंट्स को छोटे-छोटे मसलों में उलझा के क्यों ख़त्म कर देते हैं आप लोग? लगता है कि बस बहुत बड़ा अज़ाब ही नाज़िल हम पे हो गया। तो ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, इस वज़ह से मैंने फिर अच्छा, सोचा। आप ये बात कह रही हैं और मल्लिका पे बहुत कॉन्वर्सेशन भी हुई कि मल्लिका नाशुक्री हो रही है, मल्लिका इतना शोर क्यों मचा रही है, और जब वो प्रेग्नेंट भी होती है पहली दफ़ा, जब उसका बच्चा लॉस्ट हो जाता है, तब भी लोगों ने बोला है कि घर में हेल्पर है तो इतनी परेशान क्यों हो रही हो, फिर क्यों सर पे सब, हर किस्म के कमेंट्स आ रहे थे हाँ, मल्लिका को भी। हाँ। तो मेरा सवाल और उस वक्त की मेरी सोच सिर्फ ये थी कि हम अगर ये सब किसी ऐसी लड़की या खातून को बोले जिनके हस्बैंड रज़ा जैसे नहीं हो, हुँ, तो फिर तो समझ आ जाती है, ठीक है, हुँ, फिर भी मैं थोड़ा बहुत एग्री करूँ जैसे आप भी अभी कह रही हैं। लेकिन अगर आपके हस्बैंड रज़ा जैसे हो, हुँ। जो बिल्कुल कंट्रोल करना चाह रहे हो, मतलब वो तो जैसे उसने कहा ना, तुम सांस भी मेरे लिए लो, तुम सोचो भी मैं, फिर हम बैलेंस, आपके ज़हन में ये था, फिर ये मैसेज कैसे बैलेंस होगा? फिर क्योंकि रज़ा फॉर मी, यस, बहुत से मर्दों में रज़ा है और रज़ा हाँ, रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रीक्स ऑफ मेन, हाँ, बट रज़ा इज़ एन एक्सेप्शन ऑल्सो, हाँ, राइट? हम हाँ, ये तो नहीं कहेंगे कि हर मर्द एग्जैक्टली रज़ा जैसा है। हाँ, तो हाँ। फिर क्या हम लड़कियों को वाक़ई कहेंगे कि आप रज़ा जैसे देखिए मर्द के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें? डिपेंड करता है। मैं एक चीज़ तो मैं आपको ये कहूँगी कि जो रज़ा जैसा हस्बैंड या रज़ा जैसा मर्द जो दिखाया गया, हमारा जो टाइम पीरियड था उसमें 70% मर्द ऐसे ही होते थे। अच्छा, वो जो दौर होता था उसमें वाइफ़ टोटली हस्बैंड पे डिपेंड करती थी। ओके। तो वो फिर हस्बैंड उनको हाथ से पकड़ के चलाते होंगे। आप अगर देखेंगी तो अपनी जो वो लॉट, जैसे आपकी मदर्स हो गईं, आपकी बड़ी बहनें हो गईं, भाभियाँ हो गईं, चाचियाँ हो गईं, वो सब इसके रिलेट करने की वजह ये थी कि वो सब रिलेट कर पा रही थी या कि हस्बैंड बहरहाल एक बॉस होता है, एक होता है, ये चीज़ थी।
हुआ क्या, थोड़ा वक्त बदला तो ये जो हस्बैंड के जो बिहेवियर जो चीज़ें हैं, इनकी लेबलिंग होना शुरू हो गई ओके कि इसको नार्सिसिस्ट बोलते हैं, इसको कंट्रोलिंग बोल देते हैं, इसको ये बोल देते हैं, इसको हमारे ज़माने में वो हस्बैंड था। और मतलब आप कह रही हैं आप कह रही हैं पाकिस्तान की मर्दों की पिछली जनरेशन सारी की सारी अगर सारी की सारी मसाइल से नहीं भरी थी हुई तो थी। मैं सच बता रही हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि 70% ऐसी ही थी। वो बेचारे भी अपने अब्बाओं से सीखे हुए थे ना कि अब्बा ऐसे चल रहे हैं, मामू ऐसे चल रहे हैं, ताया ऐसे हस्बैंड है, तो मैं भी ऐसा ही बनूंगा। ठीक है, ये तो जनरेशन वहां से चेंज होना शुरू हुई है जब प्राइवेट स्कूल्स ने जड़ पकड़ी है और उसने लड़की को भी सिखाया कि तुम भी कोई चीज़ हो और लड़के को भी बताया कि तुम भी एक इंडिविजुअल हो और सामने वाले को ये राइट्स हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। तो ये चीज़ें फिर थोड़ा सा बदली। ठीक है, अभी भी मैं कहती हूँ कि हमारे पुल के इस तरफ की दुनिया बिल्कुल अलग है, पुल के उस तरफ की दुनिया बिल्कुल अलग है। इवन डिफेंस में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ घरानों में जब आप जाएंगी तो वहाँ पे आपको इससे ज़्यादा डार्क रियलिटी सुनने में और दिखने में नज़र आएगी। तो मेरे कहने का मकसद ये कि हस्बैंड जो है ना, सेम टाइम पे अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो अगर वो थोड़ा बुरा है और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए तो घर बच सकता है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बुरा है और आपको लग रहा है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आपको बेहतर यही है कि रास्ते अलग कर लेने चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ तो जैसे आप कह रही हैं, विच आई कम्प्लीटली एग्री, कि पहले तो औरतें मर्दों पे ही डिपेंडेंट होती थी। बिल्कुल। ज्यादातर औरतों को गाड़ी भी नहीं चलानी आती थी, बिल्कुल। कोई नहीं सोच सकता था कि वो खुद जाके बिजली का बिल जमा कराए। वो हाँ। मतलब बहुत क्लियर डेफिनेशन एग्जैक्टली, कि मर्द और औरत क्या करेगा, घर से बिल्कुल। बाहर जाना। तो वो और फिर वो एक एवोल्यूशन आया जिसमें अब हाँ। लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट हो गई। क्योंकि अब लेकिन लड़कियां कहती हैं कि भाई मैं भी कमाती हूँ, मेरी भी हाँ। पढ़ाई पे खर्चा हुआ है, मुझे भी लाइफ एक बार बिल्कुल, मिली या। है, विच इज बिल्कुल सही। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो गलत है, वो बिल्कुल सही है। जहाँ पे मैं उस दिन भी अपने एक इंटरव्यू में कह रही थी कि जिस जगह को ठीक होने की जरूरत है वो जगह है बेटों की माएँ। उन्हें अपने बेटों को ये चीज़ संभाल के समझा के चलाना चाहिए कि बेटा अब वो जो लड़की आई है वो तुम्हारी बीवी नहीं है, वो मेरी तरह नहीं जिंदगी गुजारेगी, या तुम्हारी फलां बहन या फलां भाभी या फलां चची या दादी की तरह नहीं लाइफ गुजारेगी। अब वो इक्वल राइट्स पे आ रही के बेस पे आ रही है, तुम्हारे जितनी या तुमसे शायद ज़्यादा पढ़ी लिखी है और शायद तुम्हारे बराबर कमाने वाली भी है और कमाएगी भी। तो वो फिर ये चीज़ें जब आप बच्चे को छोटी सी उम्र से उसके जहन में डालना शुरू करते हैं ना, तो उसके अंदर ये बॉसीनेस जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है। और प्लस उसका अपना बाप भी रोल मॉडल हो कि इतना अच्छा भी बना जा सकता है। जो चीज़ मैं सिर्फ एक, मुझे लगता है कि हमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, और बिकॉज मैं पामाल को आइसोलेशन में थोड़ा सा देखती हूँ। मुझे लगता है कि रिलेटेबिलिटी फैक्टर्स हमें नज़र आते हैं, लेकिन हम कम्प्लीटली उसको रियलिस्टिक नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले ज़माने में औरतों के अंदर शायद ये ख्वाहिश होती भी नहीं थी कि वो कुछ करें, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा नहीं था। बिल्कुल। वो तो एक परसेंटेज ने शुरू किया तो फिर वो सबको ख्याल आया कि वो हम भी ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो केस डिफरेंट है। मलिका के अंदर तो एक चीज़ थी। इस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है कि जो मैंने लिखा था जो ड्राफ्ट, उसमें मलिका एक सिंपल घरेलू लड़की थी। उसे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उस घरेलू एनवायरनमेंट में भी वो अपनी चीज़ों को पॉसिबल करना जानती थी। इस ड्रामे का नाम पहले मैंने पॉसिबल रखा था, जिसका नाम भी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बदल दिया गया और उसको पामाल कर दिया गया, जिस पे कि मेरी बहुत बड़ी डिबेट भी चैनल के साथ हुई थी कि ये तो मीनिंग ही डिफरेंट हो रही है। पॉसिबल तो ये था, वो तो इनिशियली मैंने तो चैप्टर वाइज लिखा था, तो उसको वहाँ की जो कंटेंट टीम थी कुछ इजी करने के लिए, लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग देने के लिए इसको यूं करके बनाया गया। मेरे ड्राफ्ट में मलिका एक सादा सी घरेलू लड़की थी जिसको लकीली ये चीज़ मिल गई कि वो राइटर भी बन सकती है। ओके, क्योंकि हमने ये सीन तक मेरे लिखे हुए नहीं थे, ये लिख के बाला ही बाला डाले गए।
जो कि मैं अब क्योंकि ड्रामा काफ़ी हद तक आगे चला गया है, तो मैं और ओवरऑल